नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, पटवारी के लिए हम हिंदी की क्लासेस जो है वो शुरू कर चुके हैं और आज जो क्लास है वो 4th क्लास है, लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां कौन-कौन सी हैं। उपभाषा क्या होती है, बोलियां क्या होती हैं, यानी कि भाषा से संबंधित जितने भी आपको शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये उपभाषाएं और बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है, भारत के किस राज्य के अंदर किस क्षेत्र के अंदर इन बोलियों का अधिक विकास हुआ है या फिर किस क्षेत्र के अंदर अधिक ये बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाषा की परिभाषा से शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आप जुड़े होंगे हमारे साथ तो आपको पता होगा कि भाषा की जो उपभाषाएं हैं और साथ ही साथ जो परिभाषा है, इनके बारे में थोड़ी हमने जानकारी दी थी। तो आज बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा ये होती है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्द, वाक्यों या वर्णों आदि का सार्थक समूह। किस किस का? शब्द, वाक्यों और वर्णों आदि का एक क्या है यहां पर? सार्थक समूह है। सार्थक समूह होता है जिससे व्यक्ति अपने विचारों का क्या करता है? आदान और प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा। आपने शब्द सुना होगा राष्ट्रभाषा, पिछले वीडियो में अगर आप बने भी होंगे तो आपको पता भी होगा राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द नहीं है। राष्ट्रभाषा शब्द की बात करें तो इसका संविधान में, कानून में वर्णन नहीं है या फिर संविधान के द्वारा घोषित नहीं की जाती। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? जनता के द्वारा सामान्य व्यवहार में, यानी कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है संपूर्ण देश के अंदर बोली जाती है। संपूर्ण देश की जनता है वो अपने विचारों का आदान प्रदान उस भाषा में कैसे करती है? समूह के रूप में करती है। बहुत बड़ी जनता उसमें अपने भाषाओं, अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। राजभाषा की मैं बात करूं तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा राजकीय कामकाज की भाषा होती है, यानी कि वह भाषा जिसके अंदर किसी भी राष्ट्र या राज्य की सरकारें अपने कामकाज को संचालित करती हैं, ऐसी भाषा हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब शब्द आपके सामने आता है, वो शब्द है विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा कहते हैं जब बोलियों को अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जब बोलियां सामाजिक और सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तर पर अपने आप को विकसित कर लेती हैं। किस पर? सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तर पर बोलियां अपने आप को विकसित कर लेती हैं, तो वह क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। इसका मतलब यह हो गया कि विभाषा के अंदर बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं, बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। भाषाएं नहीं, बहुत सारी बोलियां हो सकती है किसके अंदर? विभाषा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द हमें देखने को मिलता है वो है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा उसे कहेंगे जिसे बच्चा अपनी माता से सीखता है। माता के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, जिसे व्यक्ति अपनी माता से सीखता है, बच्चा अपनी माता से सीखने वाली भाषा क्या हो जाएगी? मातृभाषा हो जाएगी। मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? एक एक शब्द से एक एक प्रश्न पटवारी के अंदर बन सकता है। मानक भाषा क्या होती है? तो मानक भाषा होती है जो उच्चारण, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ लेखन और आदि व्याकरण की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर शब्द की संरचना कैसी हो? सुसंस्कृत हो, व्याकरण विद के अनुसार कैसी हो? अच्छी हो, ऐसी भाषा कहलाती है मानक भाषा। संपर्क भाषा सभी को पता होना चाहिए। संपर्क भाषा कौन सी भाषा होती है? संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ऐसी भाषा क्या कहलाती है? आपकी संपर्क भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा कैसी भाषा होती है? सांस्कृतिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो एक बड़े जन समुदाय, जाति, प्रांत, राष्ट्र की संस्कृति को समाहित किए हुए होती है। क्या? किसी जाति, समुदाय, समाज, प्रांत या राष्ट्र की संस्कृति को समाहित किए हुए होती है। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत ऐसी भाषा है जिसे सांस्कृतिक भाषा के रूप में जाना जाता है। बोली क्या होती है?
बोली की बात करें तो बोली छोटे क्षेत्र में, यानी किसी राष्ट्र के अंदर, किसी राज्य के अंदर छोटे क्षेत्र में जिस भाषा के अंदर या जिस वर्णिक संकेतों के अंदर, जिस बोली के अंदर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और उसमें यदि अगर साहित्यिक रचना अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिस बोली में छोटे क्षेत्र के अंदर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है और उस क्षेत्र के अंदर अभी भी साहित्यिक रचना उस बोली के अंदर नहीं हुई है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। तो वह भाषा जिसका क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है, तथा उसमें साहित्यिक रचना नहीं की गई होती है, तो ऐसी रचना या ऐसी भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। उपभाषा, उपभाषा और बोली का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। क्यों है? क्योंकि जब बोली में यहां पर साहित्य रचना नहीं हो रही है, और यदि अगर बोली में साहित्यिक रचना शुरू हो जाए, साहित्य लेखन शुरू हो जाए, तो उसे हम कहते हैं उपभाषा। क्लियर हुआ? जितने भी यहां पर शब्द लिखे हुए हैं, इनकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत के अंदर उपभाषा और बोलियां। भारत के अंदर उपभाषा और बोलियों का जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा किया गया है बोली और उपभाषा का वर्गीकरण। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा भाषा को कितनी उपभाषा में डिवाइड किया गया है? यहाँ पे हिंदी को 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 जो है वो उपभाषा में डिवाइड किया हुआ है भाषा को। कौन कौन सी है 5 उपभाषाएं? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर जो उपभाषा है, क्वेश्चन बनेगा पश्चिमी हिंदी क्या है? पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है। क्या है? एक उपभाषा है जिसके अंदर 5 प्रकार की बोलियां समाहित है। ठीक है, कौन कौन सी ये 5 प्रकार की बोलियां हैं? एक तो है ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, और एक है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है कहां पर बोली जाती है? ये जो बोलियां हैं ये बोली जाती हैं आपकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर। पश्चिमी हिंदी के अंदर जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र है आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है वो। ब्रजभाषा बुंदेलखंड आपको पता होगा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। कन्नौजी जो है वो आपके हरियाणा के आसपास यानी कन्नौज के आसपास बोली जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। बांगरू और खड़ी बोली, इनसे संबंधित क्षेत्र भी आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न इतना सिंपल नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। प्रश्न कैसे आएगा? उत्तर प्रदेश का एक जिला दिया जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश का एक जिला दिया जाएगा, उस जिले के नाम पर यह कहा जाएगा कि इस जिला क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की उपभाषा बोली जाती है, तो पश्चिमी हिंदी। या फिर कहा जाएगा कि ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ भाग में मध्य प्रदेश के अंदर भी, ये मुरैना वाले क्षेत्र के अंदर, ऊपर श्योपुर वाले क्षेत्र के अंदर भी बोली जाती है क्या? ब्रज भाषा। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां यहां पर है। ये किसके अनुसार वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है भाषा और उपभाषा और बोलियों के अंदर भाषा का, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की यदि अगर बात की जाए, पूर्वी हिंदी के अंदर हमें 3 बोलियां देखने को मिल रही है। एक तो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये छत्तीसगढ़ के अंदर बोली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अवधी बघेली की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर क्या बोली जाएगी? बघेली भाषा बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी, और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं इनके अंदर अवधी भाषा बोली जाएगी। तीनों का क्षेत्र पता चल गया। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र हमें पता चल गया कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी के अंदर ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन बनेगा
कि बघेली किस उपभाषा समूह के अंदर आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। द राइट आंसर इज पूर्वी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थानी की तरफ। राजस्थानी उपभाषा के अंदर जो बोलियों का समूह है, ये है आपके 4 बोलियां इसमें बोली जाती है। अब राजस्थान के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थानी उपभाषा के अंदर 4 बोलियां हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। इनमें से पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ी वाले क्षेत्र है, इसमें बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। ठीक है, मेवाती उत्तरी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, जबकि मालवी दक्षिणी राजस्थान के अंदर आएगा और जयपुरी पूर्वी राजस्थान के अंदर आएगा। यहां पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा कि पूर्वी राजस्थान के अंदर जयपुरी बोली जाती है कि और कोई भाषा बोली जाती है। तो इनको मैच द कॉलम को भी आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट उपभाषा की तरफ चलते हैं। बिहारी उपभाषा के अंदर 3 हमें बोलियां देखने को मिल रही है, एक तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही। अच्छा, यहाँ का क्षेत्र भी देख लेते हैं। यहाँ का क्षेत्र रह गया है। क्षेत्र की हम बात करें तो जो क्षेत्र है वो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, आपको पता होगा कि मालवी जो भाषा है मध्य प्रदेश के मालवांचल में बोली जाती है। तो यहाँ पर किस प्रकार का क्षेत्र हो गया? ये पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, बिहारी की बात करें तो मैथिली, मगही और भोजपुरी 3 भाषा बोलियां यहाँ पर इस उपभाषा समूह के अंदर बोली जा रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश इनका प्रमुख क्षेत्र है बोले जाने का। तो बिहारी के अंदर मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 यहां पर हमें बोलियां देखने को मिल रही है। जबकि पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी भाषाओं का वर्गीकरण, उपभाषाओं का वर्गीकरण कुछ 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। यानी कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बात करें उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, इन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जिसे कुमाऊं और गढ़वाली भी कहते हैं। पहाड़ी का वर्गीकरण कुमाऊं और गढ़वाली बोली के अंदर भी किया जाता है। और ये भारत के कौन से प्रदेशों के अंदर बोली जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या? उपभाषा 5 है ना। और इन 5 उपभाषाओं के अंदर कितनी बोलियां हो गई? तो 18 बोलियां हो गई। काउंट करके देख लीजिए कितनी बोलियां हो गई यहाँ पर। आपकी 5 उपभाषा समूह के अंदर 18 बोलियां हो गई हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन उपभाषा समूह के अंदर आने वाली बोलियों के विषय में और बोलियों को किस क्षेत्र में बोला जाता है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, कल हमने जो बात की थी कि हमारी जो संसदीय समिति थी, उस संसदीय समिति के आधार पर जो सिफारिशें की थी, उस सिफारिशों के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 हमने क्या था? देखा था, या फिर ये कहा था कि 1963 बना था। तो आखिरकार राजभाषा अधिनियम 1963 के अंदर क्या कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में सबसे पहला जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये द्विभाषिक नीति की बात करता है। द्विभाषिक नीति की बात ये है कि संघ अपनी राजभाषा के रूप में, कौन? संघ अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत संशोधन जो है वो 1967 में किए गए। प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी कि राजभाषा अधिनियम 1963 में किस वर्ष संशोधन किए गए थे? तो वो किए गए थे 1967 के अंदर। राजभाषा नियमों की मैं बात करूं, राजभाषा अधिनियम के आधार पर कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों को कब बनाया गया? तो 1976 में बनाया गया। और इन राजभाषा नियम 1976 के तहत क्या कहा गया? ये कहा गया कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं ना, यानी कि कोई से भी कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय है ना, तो प्रशासनिक जो कार्यालय हैं, ये कार्यालय
किस कैटेगरी के अंदर होंगे, यानी कि राजभाषा नियम 1976 के अंदर केंद्र सरकार के जो कार्यालय संपूर्ण देश के अंदर हैं, संपूर्ण देश के अंदर जो जितने राज्य हैं, वो राज्यों के अंदर क्या कहा गया है कि संपूर्ण कार्यालयों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न बनेगा, केंद्र सरकार के कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के तहत कितने भागों में बांटा गया है? तो भाग का, खा और गा, 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि कोई एक आपको राज्य दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य राजभाषा नियम 1976 के तहत केंद्र सरकार के कार्यालय के किस श्रेणी के अंदर आता है? का, खा, गा, घा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा भाग का के तहत। तो भाग का के अंदर जितने भी आपके प्रदेश आते हैं, उन प्रदेशों में सबसे अधिक संख्या किस भाग के अंदर है? तो वो है का के अंदर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली, अंडमान निकोबार। विशेष ध्यान रखना नई दिल्ली और अंडमान निकोबार के ऊपर केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो इनके ऊपर विशेष रूप से नजर रखना कि नई दिल्ली किस भाग के अंदर शामिल है, तो भाग का के अंदर शामिल है। ठीक है, कितने राज्य हो गए इसके अंदर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो है यहां पर कौन है समूह में शामिल? प्रदेश या फिर उसमें शामिल संपूर्ण प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 11 है। भाग खा के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, चलिए भाग गा की हम बात करते हैं। तो भाग गा के अंदर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपके उत्तर पूर्वी राज्य। तो अभी हमने जो बात की थी, क्या बात की थी कि भाग का के अंदर सर्वाधिक है? जी नहीं, भाग का के अंदर सर्वाधिक नहीं है। कहां है सर्वाधिक? 7 और 7 लगभग आपके उत्तर पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर्स हम उनको काउंट करते हैं। तो भाग गा के अंदर सर्वाधिक हमें देखने को संख्या मिल रही है 14, है ना। तो हमें ये देखने को मिला कि भाग गा के सबसे बड़ा समूह है, जबकि भाग का द्वितीय नंबर का, जबकि भाग खा के अंदर जो है सबसे कम, यानी केवल 5 जो है वो राज्य शामिल है, या फिर राज्य और केंद्र प्रदेश शासित जो क्षेत्र है वो शामिल है। ठीक है, यहां पर आपको राजभाषा अधिनियम के बारे में भी जानकारी मिल गई। बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। देखिए एक कंफ्यूजन यहां पे ये होता है, कई बार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा 5 उपभाषा समूह हैं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषा समूह हैं और 18 उपबोलियां हैं। 5 जो है उपभाषा है जबकि 18 बोलियां हैं। कई जगह आपको इस 18 की जगह 17 लिखा मिलेगा, तो ये 17 दूसरे विद्वानों के द्वारा डिवाइडेशन किया गया है। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न जो है दोनों प्रकार से बन सकता है। 5 यदि 17 यदि अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो बहुत माइनर छोटी से अंतर नहीं देगा, क्या कि 5 17 भी दे दिया, 18 भी दे दिया, 19 नहीं। वह किस प्रकार से ऑप्शन बनाएंगे? 5 20, 5 24, 5 28, 5 30, 5 17, है ना। 5 18 और 17 में एक ही शामिल होगा, और इसमें साथ में तो आपको 18 दिया होगा या 17 दिया होगा, है ना। या तो 18 बोलियों की बात की जाएगी या 17 बोलियों की बात की जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें 5 18 सही आंसर देकर के आना है। ठीक है, चलिए ओके, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्णमाला की, और उससे पहले यदि जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के साथ। ठीक।